हम पढ़ने जा रहे हैं धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता का भाग 3। सुधा ने कहा, अरे यह पोर्टिको में कौन है? चंदर ने देखा, लो बिसरिया आ गया। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूँ। बिसरिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया, अपना चार्ट वगैरह समेटने लगा। सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं चाहते तो मत करो शादी, इसमें उदास होने की क्या बात है? और कविता वविता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा। अच्छा नहीं, बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता है। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा। बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चार्ट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा, डॉक्टर शुक्ला अभी भी सो रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। चंदर ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए का फाइनल इम्तिहान देंगी। बिसरिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत सकुचा गई। चंदर उठा और बिसरिया को लेकर उसने अंदर बिठा दिया। बिसरिया के सामने सुधा और उसी के बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो, तुम्हारे मास्टर साहब आ गए हैं, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया कभी यह पुस्तक उलटता तो कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके विषय क्या क्या हैं? जी, बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके साथ उसके माथे पर पसीना आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में ही निगाह गड़ाए हुए पूछा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो ना तुम खुद। ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं। चंदर ने कहा, अच्छा, अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक ही पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा, जी, मैं पेन ले आऊं? और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ए सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त वही बचपना, चंदर ने डांट कर कहा। चलो पढ़ो सीधे, इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक वही आदतें हैं। सुधा चुपचाप मुंह लटका कर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लग गई। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जमुआई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था? ओह, मैं सपना देख रहा था कि क्या बजे हैं? 5:30। अरे, बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफ़ी काम किया तुमने, चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है, आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो। उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजिन से कहाया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद ही सुधा उसके रास्ते में खड़ी हो गई। धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम ना, तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो और चाहे ना पढ़ो, चंदर ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा।
तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, यह कह रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काटकर सुधा बोली, पापा हमने इनसे कहा है कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा जाओ चाय लाओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है? अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ाने के लिए। सुधा बच्ची नहीं है। हाँ, अरे यह कोई भी कहने की बात है? हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगरानी में है, तुम खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है। हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों? महाराजी यहीं सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह से लगाते हुए कहा। एक गमकदे की शाम, मन उदास, तबीयत उछटी थी सी, सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और फिर भी शाम इतनी गर्म थी, यह सुधा को ही इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले वह जाकर सामने के लॉन में बैठी, लेकिन सामने के मौलसिरी के पेड़ से छोटी छोटी गौरैयों को मिलकर इतनी जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा उठी। वह इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई न बोले, कोई बात न करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हों। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही तो फिर लौट गई हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर के हाथ से एक पुर्जे के लिए तरस गई थी। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि वे लोग कहाँ रह गए हैं या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो वह हर रोज़ खाना खाते वक्त रोई। चाय पीना तो उसने उसी दिन से छोड़ दिया था। और सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वह इतना फूट फूट कर रोई कि महाराजिन को सिकती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आंच निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ा। और सुधा की रुआई देखकर तो महाराजिन के हाथ पांव ढीले हो गए थे। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी और वह सुधा का मुंह ही मुंह देखती रही। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतज़ार करती रही कि कहीं दोपहर को पापा ना आ जाए। गेसू से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगल को दोपहर तक जब कोई खबर ना आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बिसरिया से भी कोई बात नहीं की। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, मुंह हाथ धोया और सामने के लॉन में टहलने लगी और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी हो उदास शाम हो गई थी और क्षितिज की लाली के होंठ भी स्याही पड़ गई थी। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगुलों की धुंधली धुंधली कतारें पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहाँ चाहती वहाँ खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरेलियाँ कर रहा होगा। वहाँ भी दोस्त बना ही लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़े मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं की थी। सभी उसको प्यार करते थे, यहाँ तक कि महाराजिन जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते वह उतना उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बरते। चंदर उसका ऊन कभी नहीं ला कर देता था। बादामी रंग का रेशम मंगाओ तो केसरिया रंग का ले आता था। इतने नक्शे बनाता रहता था और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेज पोस की कोई डिजाइन बना दो तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगवाई और चंदर ने कहा
लाओ, यह बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिजाइन बना दे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पान जैसे जाने क्या क्या बना दिए। जब सुधा ने पूछा यह क्या है, तो बोला लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाथ तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज़्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपनी मालिन को दे डाली। यह सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, चार मजाक की बात कर दी, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी मीठी बातें कर ली और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। यह तो दुनिया को नहीं मालूम। दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की जरा सी भी तारीफ ना करे, सब सुधा को ही ज़्यादा अच्छा कहे। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंदर की भर कर बुराई कर ले, मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, तई खाए लो, फिर भीतर लेटो, अब बहन लेटे का वक्त नहीं है। सहसा महाराजिन ने आकर सुधा के स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में ही डूबे हुए बेहोशी की आवाज़ में जवाब दिया, खाए लो बिटिया, खाए पिए छोड़े से कसस काम चली, आ उठाओ। महाराजिन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगी, कोई आशा न देखकर उठ गई और चल दी खाने। कौर उठाते ही उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरे के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था उसे। दो कौर खाने के बाद वह महाराजिन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरों में रहे हैं। महाराजिन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया, काहे बिटिया, बाबूजी कुछ हो नहीं लिखिन तो छोटे बाबू तो लिख देत। अरे महाराजिन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाएं, मगर ना पापा को ख्याल है न पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब हैं कि हम क्या करें, ऐसे स्वार्थी हैं, अपने मतलब के बस। सुबह शाम आए और हम या पापा ना मिले तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गए हैं तुम्हारे। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। और खुद है कि आज लखनऊ, कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने तक वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसे करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं, तो बस किसी और की फिक्र ही कहाँ है। अब तुम महाराजिन चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो? कैसा चांद से तो हैं छोटे बाबू, और कैसा हंस के बात करत हैं। माई का जाने कैसे हियाड़ पड़ा कि उन्हें अलग कह दीस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात होई। उन्हें यहीं बुलाए लेवा करो तो अपने हाथ से खिलावें। 2 महीना माँ मोटा कह दे। हमें तो उसे ज़्यादा उनकी ममता लागत है। बीबी जी बाहर एक मैम पूछती हैं, यहाँ कोनो डाकदर हैं? हम कहा नहीं, यहाँ तो बाबूजी रहत है। तो कहत हैं नहीं, यही मकान आए। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, बैठाओ उन्हें, हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी ख़त्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाइसिकल खड़ी थी और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही है। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वह तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई थी। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उनसे मिल लूँगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? आहा, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया।
आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते हैं कहाँ? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वे चौक में हैं, लेकिन आजकल तो वे यही पापा के साथ बाहर गए हैं। वह तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बहुत तारीफ़। इतनी तारीफ़ किसी लड़की की करते नहीं हमने सुना उनको। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वह बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओह तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बातें करते रहे, आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना तेज़ टाइप करती हैं, फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य का बहुत शौक़ नहीं है और आप शादी से बेहद नफरत करती हैं और आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं हैं, बाहर आती जाती नहीं हैं। और मिस डिक्रूज़ ना, आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ तो मिस पम्मी, शायद इसलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी कि आप कहीं आती जाती नहीं हैं। वह लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है, सुधा बोली। नहीं, वह ठीक सोचता है, पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि 14 बरस से 34 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रहना चाहिए, पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मेम के मुंह से यह बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं और जो कोई भी 4 मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता। और इस उम्र में जो कोई भी ऐरा गैरा उनके संसर्ग में आ जाता है उसे वे प्यार का देवता समझने लगती हैं और नतीजा यह होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि ज़िंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यह विचार है कि या तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादियां करें जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाएं, नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे बहुत पसंद है कि 14 वर्ष के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका संसर्ग किसी आदमी से रहे जिससे उसे ज़िंदगी भर निबाह करना है और अपने विकास क्रम से दोनों ही एक दूसरे को समझते चले। लेकिन यह तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 बरस के बीच में लड़की की शादी हो या उसे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए हैं। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई? नहीं। बहुत ठीक, तुम 34 बरस के बाद ही शादी करना। अच्छा हाँ, और क्या बताया चंदर ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, यह कह रहा था कि आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो, देखिए मैं भूल ही गई। लीजिए सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और अब वह मेरा दोस्त बन गया है और दोस्ती में एक दूसरे से निबाह करना ही पड़ता है। उसने आपसे वह नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर और बाहर गए हैं और आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं का संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं? हाँ। कभी वह छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ? क्यों? तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो यह बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद हैं? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात ना कीजिए, कविता सुना दीजिए उन्हें या कविता की किताब दे दीजिए उन्हें। और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बेहद पसंद है और क्या, चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। यह क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा, देखिए आप सोचेंगी कि मैं इस तरह से मिस कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं उनकी कोई जासूस हूँ, लेकिन असल बात मैं आपको बता दूँ कि मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती हूँ, किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी।
उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि आदमी अच्छे हैं, इनसे दिल की बात सच की जा सकती है, जिसमें दिल की सच्चाई है जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूं। लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अलगाव मैं भोग चुकी हूँ, इसलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो अब बना ही चुकी हूँ। चाय आ गई थी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद कहा, आपके बारे में चंदर ने मुझे बताया था। कहा होगा, सुधा मुंह बिगड़कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुए अपने ख्यालों में डूबी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र हैं। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवियत्री ने, शायद मिसिस ब्राउनिंग ने लिखी थी कि वह मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर और सपनों में बंध कर भी सपनों से अलग। यह बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ़ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इनके घनिष्ठ हैं और आप उन्हें बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूँगी। बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाने के लिए इंतज़ार कर रहा होगा। उठते हुए पम्मी ने कहा, आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी चिंता से मुक्त हो गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वह अपने ढंग का अकेला आदमी है, यह मैं कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है, देखूं? और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ़ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ़ हूँ। सुधा झेंप गई, उसने आंखें नीची कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप भी कभी आइएगा। और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेजी कविता की 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती होंगी। जब पम्मी, जो ईसाई है, इतनी आज़ाद है, उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफ़ी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। और सुधा ने सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है, और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है। इतना मान मनुहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है। वरना चंदर इतने बड़े बड़े दोस्त हैं, और चंदर भी उनकी इज्जत करता है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर भी परवाह ना करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात सब बर्दाश्त कर लेता है। और वह कितना परेशान करती रहती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज़ हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए, तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई, तब क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? अरे, पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वह करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होल डाल की पेटी का बक्सुआ खोल दिया था, और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए थे। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं।
और ना यही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजिन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों न होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है। और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा? यह कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? ज़रूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई। और चंदर में उसे पापा का या चंदर की चिट्ठी मिला या नहीं, यह तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे यह सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी है और एक बिंदु में समा गई है, उसी तरह सुधा की यह भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और नीली उदासी की चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदर का इंतज़ार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और सुधी किसी ने इतने प्यार से पुकारा और हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उड़ गई। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। के है सुधा? सहसा कमरे में से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गई हैं। और कमरे में बुआ जी बाहर आई। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ, बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देखते हो ना, हम पूजा की धोती पहने हैं। ई के है सुधा? सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हट गया। बुआ ने हाथ के पंच पात्र में वहाँ पानी छिड़का और जमीन फूंकने लगी। सुधा, बिनती को भेज दो। बुआ जी ने धूपदानी में महाराजिन से कोयले लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे, ऊपर बैठो। नहीं, हम यही ठीक हैं, कहकर वह बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे, यह क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पाँव में पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे, बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुँचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों को बचा लिया, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ नहीं बताया? सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली, उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे, ये बाहर का कौन रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार। और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा, अरे। क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे, भागती क्यों हो? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिए आ, देखो हम अभी पकड़ लाए हैं, बड़ी झक्की है यह, कहकर सुधा उठी। वह फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल की छोर दबाए हुए, बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुकी रही और लाज के मारे सिमटी जा रही थी। और आंखें थी कि मुस्कुराए या रोए यह तय ही नहीं कर पा रही थी। देखो चंदर देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिनती मोटकी कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंदर ने देखा बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़े थी, दूसरे हाथ से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, यह क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम,
चंदर ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूँ या यह? चोटी छोड़कर सुधा बोली। यह देखो, दांत काट लिया इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदर इस संभावना पर बेतहासा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई हो और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच यह तो बड़े मजाक की लड़की है। बिंती है इसका नाम? क्यों, महुआ बिंती थी क्या जो बाबूजी ने बिंती नाम रख दिया? वह पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी। बोली नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदर और सुधा भी हंसने लगे। बिंती, ए बिंती, बुआ की आवाज़ आई। बिंती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंदर बोला, क्या हाल चाल रहा है यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो लिखनी चाहिए थी तुम्हें। सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंदर ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी। क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील हैं? तुम कोई नई बात बताओ, सुधा बोली। हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिंती आई। उसके हाथ में एक तस्तरी थी और एक गिलास। तस्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंदर के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंदर ने इनकार किया। बिंती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरे ना करना। लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफी ना करें तो मालूम कैसे हो? सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंदर मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिंती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिंती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है यह, चंदर बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और चंदर, अब हम खूब बात करते हैं उनसे, दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सिर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरीब पास में रख कर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता कि मुँह झांसी हमके ऐसी नाच नचाई हैं तो हम पैदा ही होत गला घोट देत। हरे राम, अक्कास सिर पर उठाए हैं। कई घंटे से नरियात गटई फट गई। ई बोलते नहीं जैसे सांप सूंघ गवा होए। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को न मिलेगी, इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद न थी। चंदर चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से होकर और मुस्कुराकर ग्लान छिपाते हुए बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा आपने? बुआ बिंती को मार डालेंगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिंती ने पूजा का पंचपात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिंती पर उतार रही हैं। इतने में फिर उनकी आवाज़ आई। पैदा करते बखत बहुत अच्छा लाग रहा, पालत बखत टें बोल गए, मर गए। मरे रहा तो आपन संतानों अपने साथ ले जाते हो। हमरे मूड पर ई हत्या काहे डाल गए हो? ऐसी कुलच्छनी है कि पैदा होते बाप को खाए गई। सुनो पापा आपने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस बिंती ऐसी है कितना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारी माई बाप को गरियावत हो कि आंसुआ ढरका रही हो? ये सब चोचला अपने ओका दिखाए हो जाई के।
2 महीना और हैं, अब इनके उधियानी न जाओ। अब अभद्रता की सीमा पार हो चुकी थी। बिंदी चली कमरे के अंदर। हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अब ये चरखा बंद होगा क्या नहीं? कुछ शर्म हया है कि नहीं तुम में? बिंदी सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें? अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। अब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगी। पापा, अब बिंती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो। यहाँ शोर ज़्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिंती रो रो कर तकिए पर सिर पटक पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। तभी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। यहाँ घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर आया तो देखा बाहर के सेहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाज़ा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही थी। लेकिन चंदर के पास पहुंचने पर वह फौरन चुप हो गई और चंदर की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर, बैठो। चंदर बगल में कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर का ही आदमी है, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया क्या तुम्हें? ये चंदर है, हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा भैया बैठो। तू तो एक दिन आए रहो, बीए में पढ़ा तो सुधा के संगे? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भई तो को देख के। हाँ तो सुकुल, वह अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक होई, बिंती का बियाह टाल देओ, और अगर ई लड़का ठीक हुई जाई तो सुधा का बियाह आषाढ़ भर में निपटाए दियो। अब अच्छा नहीं लागत, ठूठ ऐसी बिटिया सोनी मांग लिए छर्राव करत है इहर उहर। बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफ़ी है, वरना फिर हमारी जात में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ ऐतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे तो घर वालन से क्या करे है तो को? लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है, ना सास का डर ना ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाए दे थे, मिलवाए लियो। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिंती के बारे में क्या कहा था? अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला विचार में डूब गए और कहा, तो फिर तुम ही इन जूता पिटन बड़नक्कू से कह दियो, आए कि कल से हमारी छाती पर मूंग न दलें। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा रहा, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया खोया हुआ सा था। डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर। तो वह एकदम चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा, तो मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में ही लगेगा और मई में हर हालत में जमा करनी होगी। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? चाय बनवा लो। लेकिन सुधा है तो नहीं है, न महाराजिन है। डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के ही बारे में सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसे याद करने की कोशिश की।
पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वही गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने ही दिन रह गए हैं, अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी, उसके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है, डॉक्टर शुक्ला बोले एक हंसी के साथ। उनके आंसू छलक पड़ते। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? चंदर ने पूछा। बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जनपत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊँगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे, तुम्हें डायरेक्टरेट मिल जाएगा। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब स्वर में बोले। बस हम दोनों लड़का लड़की दोनों को फारिग कर देंगे। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ वही ना, जिनको डांट रही थी उस दिन? हाँ वही, उसके ससुर आए हुए हैं। उनसे कहना है कि अब शादी अगहन से पूस में टाल दे, पहले सुधा की ही हो जाए। वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें। डॉक्टर शुक्ला उठे और चंदर भी, और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए नाकाफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की सी कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वाराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल थे और कमर में अंगोछे का अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे, क्योंकि पेट पर चंदन और रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किए आपने? पलंग चरमराया। उसी विशाल मांसपिंड में से एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुए कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहे, हो सब आपकी कृपा है। खूब छक के मिष्ठान पाया। अब जरा शरबत उर्बत कुछ मिले तो कुछ पेट में जलन है, वो शांत हो जाए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना दो। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बाप रे, ये 2.5 मन की लहास, कम से कम मशक भर के शरबत तो उलीचे लई हैं। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांक कांक कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतर गया। गिलास नीचे रखा। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े बिनती स्वर में कहा। नहीं, बात काट कर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ ना खावें। आप बहुत सत्कार किए, हम यही के छक गए। आपको देखते तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो, और फिर आप तो लड़की के मामा हो। आप ब्याह शादी में जो हैं सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाइन है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दुइन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तौन कॉलेज में प्रोफेसर, और ओहर हमार सार लड़का केर मामा जौन है तौन डाकघर के मुंशी। आपकी कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह ना रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक
हर 30 त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपया नजराना जाएगा। और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जिठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी। और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोचना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने ये सब स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो आप आज्ञा दो, हम चलिए अब, और ये रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ा हुआ तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर एक तांगा कर दो दुबे जी को, अच्छा हो हम भी चले। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे गए हैं तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठी, न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गए हैं एक कागज के टुकड़ा से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब ले ली हैं, तैयार हैं। देत के नहीं पेट पिराता है, जूता फिटाऊ है। अरे राम चाही तो जमदूत ई लहास की बेटी बोटी करके राम जी के कुत्तन का खिलाई हैं। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अबहिन तक बिनती का पता नहीं, और ऊ तुर्कन मलच्छन के हियाँ कुछ खाए पी लिहिस तो फिर हमरे हियाँ गुजारा नहीं हुए ओके। बड़ी आज़ाद हुई गई है सुधा के सहापाई के, आवे देव आज हम भद्रा उतारी थे ओके। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी और उसने बुआ जी से 1 गिलास पानी मांगा। बुआ ने 1 गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के, कुछ खाए का देई? नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल को छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हैं तो आखिर बिनती से ही इतनी कटु क्यों हैं? इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई थी और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दे। चल हट ओहर, पहले नहाए जाए के, कुछ खाए तो नहीं रहे हो? इतनी देर कहाँ घूमत रहे हो? हम खूब अच्छी तरह जानत है तू हमार नाक कटाइन के रहबो, पतुरियन के ढंग सीखे है। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुख पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोया नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह, तकिए में मुंह छुपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए, जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिनी के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है, और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली, और वह भी अपनी ही सगी माँ से, जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है, अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा? ससुराल कैसा है यह तो ससुर को देखकर ही मालूम होता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी कमरे में आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसी पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर, बिनती उठो। उसने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती, जो अभी तक निश्चेत पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श से फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, तुमने ही कुछ कहा होगा। 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए। घूमने के लिए उसे डांटा होगा। हम साफ साफ बता देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम इस बेचारी को भी डांटो और रोब झाड़ो। इससे अभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या?
मैं क्यों कहूँगा बिंती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है? सुधा बिगड़ कर बोली। क्यों नहीं कहोगे बिंती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वह तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा। सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ न ऐसे निभाह न वैसे निभाह, ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है यह? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था, चंदर बोला। अरे तो उसके लिए क्या रोना? इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ। हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिंती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली। अभी ठीक करती हूँ तुझे। चंदर पकड़ो इसका हाथ तो। चंदर चुप रहा। नहीं उठे। उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो, अभी हम इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिंती की ओर बढ़ाते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसको परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वे बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कि कहीं वह भी मोटे हों। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदा कर कहा। बिंती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो, ये तो हंसी, अब रोगी? अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिंती पहले तो हंसी से लौटी, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिंती पल्लू से सिर ढांकते हुए चली। क्यों? मैंने तेरे बदन छू दिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। ए चंदर, वो गेसू का छोटा भाई है ना, हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह झूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मज़े के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिंती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें, बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है, और बिंती और फूल का खूब जोड़ा है, दोनों खूब गाती हैं। बिंती गाती भी है? चंदर ने पूछा। हमने तो सिर्फ रोते ही देखा है। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, यह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गया है, इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते रहते हैं। चंदर बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गायें खरीद ली हैं। चंदर बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। अब हमारा इम्तिहान है, पड़े पड़े मक्खी मारोगे और हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था हमारा, कुछ कठिनाइयाँ थी तो पिछले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी थी, अब दोहराना है। लेकिन बिंती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब हम चलें? अरे बैठो, फिर जाने के दिन बाद आओगे। अच्छा, बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिंती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदर उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वे, टैंक। बिंती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दे? करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया, अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था, लगा जैसे एक असहनीय दर्द या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया था एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह में सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा परायापन, सूनापन, एक जाने किस दर्द का अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज,
एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एक टक देखता जा रहा था, एक टक, अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा। ये अपना चंदर तो नहीं है, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से कभी नहीं देखता, इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखा था। नहीं, यह चंदर की निगाह तो नहीं है। इस निगाह में न शरारत है, न डांट, और न ही दुलार, न ही करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ा है। सुधा को जैसे डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है। यह कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति है जो सुधा को देख रहा है। चंदर, चंदर, तुम्हें क्या हो गया है? सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांसें बैठने सी लगी। चंदर, और जब उसका कुछ बस ना चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम सा बूंद पाकर चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज में अभी भी वह मुलायमियत नहीं आ पा रही थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम यहीं बैठी रहो। उसने उसकी हथेली अपने हाथ पर रखकर जोर से अपने हाथ से दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं, चंदर ने आवाज दी, लेकिन लगता था कि आवाज चंदर की नहीं थी, न जाने कहां से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गौरैयों की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंस कर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है जरूर, सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आ गई। लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ, चंदर बोला। बिनती जरा पेन बाम ले आओ, सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई थी। बिनती, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की सी उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाब लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे तुझे ही, मुटकी कहीं की। खा खा कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता तुझसे। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दे। बिनती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिनती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बड़े ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रही है? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ जी। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतना चिढ़ती हैं। वह तो चाहती हैं कि किसी तरह बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर, यह बिनती बड़ी खुश है। यह तो चाहती है किसी तरह जल्दी से ब्याह हो, सुधा मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, यह खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह। बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करे। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी तो वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा, चंदर हंसकर बोला। वह पूर्णतः शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ न था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कौतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा, और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ?
पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस आकर रंग में जमाओगे? ब्याह मेरा। सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा हंसते हुए कही। ऐसे हम तुम्हारे बनाने में ना आ जाएंगे। हो चुकी तुम्हारी बात।